मैथमेटिक्स में आपने लास्ट क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर लिया है, अवकल समीकरण, हर तरीके की अवकल समीकरण आपने पढ़ी, उसको कैलकुलेशन सीखा और जितनी भी एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, मिसलिनियस एक्सरसाइज, सबसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन थे एक एक क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है। डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद आपकी मैथमेटिक्स में जो हमको पढ़ना है वो है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा का मतलब होता है सदिश बीजगणित, इसको हिंदी में बोला करेंगे सदिश बीजगणित का चैप्टर आपका रहेगा। ये जो वेक्टर अलजेब्रा है इसमें वेक्टर के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद एक चैप्टर आपको मिलेगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति, उसमें भी इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें वहां पर भी आपको स्टडी करने का मौका मिलेगा। तो ये जो वेक्टर अलजेब्रा होगा और जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होगी, ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो और ये बहुत अहम चीज है कि अगर आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री समझनी है तो वेक्टर अलजेब्रा आपको समझ में आना ही चाहिए। वेक्टर अलजेब्रा है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। यहां पर एक चीज और आपको याद रखना है कि आपको अपनी जो इमेजिनेशन है, अपने माइंड की जो कल्पना है ना, वो आपको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। आपका इमेजिनेशन अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो मुझे आपको समझाने में और आपको इसे समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। डिफिकल्ट नहीं है, देखो मैं फिर से बता दूं, बस आपको क्या करना है, अपनी इमेजिनेशंस को, अपनी जो कल्पनाएं हैं उन्हें थोड़ा सा और एनहेंस करना पड़ेगा, उन्हें थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। कैसे, हम बताएंगे, उसको आपको नहीं सोचना है, वो हम बताएंगे, बस आप केवल सोचिएगा। जब हम बोलेंगे, जब हम कुछ कहेंगे उसको आप सोचिएगा, बस आ जाएगा। तो कठिन कुछ भी नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। आप ये तो हटा ही दीजिए कि कुछ भी डिफिकल्ट है, आसान है सारा कुछ। बस इमेजिनेशंस को थोड़ा सा बढ़ाना है, सोचना है आपको। और अगर आप नहीं करेंगे ये काम तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और इसमें वेक्टर अलजेब्रा थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना फिर आपको करना पड़ेगा। और अगर आपने जो हम बताते जाएंगे, करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ा आसान है सारा कुछ। तो ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा में आज सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे हम, इसका परिचय। वेक्टर अलजेब्रा में मेनली हम लोग ना वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, सदिशों के बारे में। सदिश के बारे में पढ़ना ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, आप इसके पहले क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ चुके हैं सदिश के बारे में। पर वहां पर जब आपने पढ़ा था वो फिजिक्स से रिलेटेड वेक्टर था आपका, यहां पर मैथमेटिकल वेक्टर है आपका। पर फिर भी क्योंकि क्लास 11th में आपने पढ़ा है तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा ही, और एक बार हम जल्दी से उसको रिवाइज करवा देंगे आपको, तो सारी चीजें आपको दिमाग में आ जाएंगी कि वेक्टर असल में होता क्या है। हमारी ये जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हमको मिलती है, भौतिक राशियां। और भौतिक राशियां 2 तरह की हुआ करती हैं। जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपकी होती है, जो भी भौतिक राशियां होती हैं, वो 2 तरीके की होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। यहां से हम इसको शुरुआत करेंगे। भौतिक राशियां जिसको आप बोलते हैं, भौतिक राशियां 2 तरीके की होती हैं। हालांकि ये पोर्शन जो है ये फिजिक्स का पोर्शन है, मैथमेटिकल पोर्शन नहीं है। मैथमेटिक्स को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपको बेसिक चीजें ही नहीं मालूम होंगी तो फिर मैथमेटिक्स की आगे की चीजें हम कैसे पढ़ेंगे। इसलिए एक शॉर्ट ग्लिम्प्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक छोटी सी झलक मैं आपको देना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि क्लास 11th में जो वेक्टर पढ़ा उसका बेसिक मीनिंग क्या रहता था। तो जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनको हमने 2 भागों में कैटेगराइज किया हुआ है, आप तो जानते हैं। एक पार्ट हम बोलते हैं कि ये भौतिक राशियां कैसी हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं, स्केलर क्वांटिटीज, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं अदिश राशियां। ठीक है। दूसरे प्रकार की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम बोलते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, सदिश राशियां, सदिश राशियां। ठीक है, ये 2 प्रकार की भौतिक राशियां हैं।
जो अदिश राशियां होती हैं ये कौन सी राशियों को कहते हैं, और सदिश राशियां होती हैं ये कौन सी क्वांटिटीज को कहते हैं। अदिश राशियां वो भौतिक राशियां होती हैं जिनको अगर आप किसी को बता रहे हैं, पूरी तरह से अगर आप उस राशि को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए केवल और केवल आपको परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। तो अदिश राशियों के पास केवल और केवल क्या होता है? अदिश राशियों के पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। इनके पास डायरेक्शन नहीं होती। इनको बताने के लिए, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी को समझाने के लिए हमें इनके साथ दिशा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। सदिश राशियां वो राशियां होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी को समझाने के लिए, किसी को बताने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो जरूरत हमको पड़ती है मैग्नीट्यूड की, और उसके साथ साथ आपको जरूरत पड़ती है डायरेक्शन की, दिशा की जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, परिमाण के साथ साथ आपको दिशा की भी अगर जरूरत पड़े, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको लगे कि हम इस राशि को बता रहे हैं, लेकिन केवल परिमाण बताने से हमारा काम नहीं चलेगा, केवल मैग्नीट्यूड बताने से हमारा काम नहीं चलेगा, आपको दिशा भी बतानी पड़ेगी। तो समझ जाइए कि वो भौतिक राशि सदिश राशि होगी। एग्जाम्पल्स क्लास 11th में आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। स्केलर क्वांटिटी जैसे है दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ऐसी बहुत सारी राशियां मिलेंगी आपको फिजिक्स में जो कि अदिश राशियां हैं, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने किया है अभी तक फिजिक्स आपने पढ़ लिया है, आपने सब राशियों को रिप्रेजेंट किया है, पर इनमें से किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ी, आपको दिशा की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल अगर अदिश राशियों का है तो टाइम है। कैसे? आपसे कोई पूछेगा आप कितनी देर से पढ़ रहे हैं, तो आप बताएंगे यहां पिछले 1 घंटे से हम लोग बैठे हैं। पर ये 1 घंटा आपने जो टाइम बताया है, इस 1 घंटे के साथ आपको लगता है कि अगर हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। आपको लगता है कि 1 घंटे से लगातार उत्तर दिशा की ओर पढ़ रहे हैं हम लोग। ऐसा जरूरत है क्या आपको बताने की? किसी ने पूछा कितनी देर से पढ़ रहे हैं, आपने बता दिया हमने 1 घंटे से लगातार पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं? अभी कितना बजा है तो आप बता देंगे अभी 8:25 हुए हैं, पर उसके लिए यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि 8:25 आप साइड में, आप साइड डायरेक्शन पे हुए हैं, डाउन साइड हुए हैं, लेफ्ट साइड हुए हैं, राइट साइड हुए हैं, साउथ में हुआ है, नॉर्थ में हुआ है, इट इज नॉट नेसेसरी। तो टाइम को किसी ने पूछा कितना टाइम है, हमने बता दिया 8:25। आज तक यही तो हुआ है। कभी आपने ये बोला, आपके घर में किसी ने पूछा कि बेटा देखो कितना टाइम हुआ जरा बताओ हमको, तो आपने बताया 8:25 हुए हैं। क्या कभी ऐसा हुआ आपको लगा अंदर से कि समय के साथ हमको बता देना चाहिए कि 8:25 हुए हैं लेकिन ऊपर साइड हुए हैं? कभी लगा आपको? नहीं लगा। तो परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत हमको लगी नहीं कभी बताना चाहिए। आप मार्केट में जाते हैं, कोई चीज आपको खरीदनी है, आपको सब्जी लेनी है, आपको शुगर लेनी है, वहां से आप सब्जी लेने जा रहे हैं, 5 किलो आपको सब्जी लेनी है। कभी आपको लगा कि जब हम शॉपकीपर से सब्जी खरीदेंगे तो हम उसको बताना चाहिए, हम उससे जाकर यही बोल देते हैं कि भैया हमें 5 किलो आलू दे दीजिए। कभी हम उसको नहीं बोलते कि 5 किलो आलू दे दो, ऊपर साइड दे दो, 5 किलो आलू दे दो, दाहिनी तरफ दे दो। कभी बोलिए आप? और अभी भी सोचते हैं ना, हमें नहीं लगता कि बताने की आवश्यकता है कभी हमको। अभी भी आप सोच के देखो कि क्या अभी तक नहीं बताया तो क्या आज से बताना चाहिए हमको? जरूरत ही नहीं है यार। 5 किलो सब्जी चाहिए हमको, वो दाईं तरफ देता है, बाईं तरफ देता है, ऊपर देता है, नीचे देता है, क्या फर्क पड़ता है हमको? डायरेक्शन की कोई आवश्यकता हमको नहीं है। समझ रहे? इसलिए कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल और केवल किसकी जरूरत पड़ती है? परिमाण की। कोई आपसे पूछता है, आपकी किसी की भी जब तबीयत खराब होती है, फीवर आता है, तो उसका टेम्परेचर मेजर कर दिया जाता है,
थर्मोमीटर बॉडी पे रखते हैं, टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। बोले टेम्परेचर कितना है? बोले टेम्परेचर है 99.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। कभी ये नहीं बताया गया कि टेम्परेचर 99.8 डिग्री फ़ारेनहाइट है साउथ डायरेक्शन पे, कि या इनकी बॉडी का टेम्परेचर है 99.8 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन पे। कभी ये नहीं बोलना पड़ा। और अभी भी नहीं लगता कि आगे किसी को फीवर आएगा तो हमको ये बोलना चाहिए। मलाल भी नहीं होता, नहीं बोला, जरूरत ही नहीं है ना हमको। तो ये सब की सब कैसी राशियां हैं? ये सब की सब स्केलर क्वांटिटीज हैं, अदिश राशियां हैं। इनमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण चलता है, डायरेक्शन की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। सदिश राशियां ऐसी राशियां जिनके साथ परिमाण तो बताना ही पड़ता है, साथ साथ हमको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, साथ साथ हमको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। बिना डायरेक्शन के इनका काम नहीं चलता। इनमें कुछ एग्जाम्पल जैसे हम लिखेंगे, बल, वेग, संवेग, विस्थापन, त्वरण और भी बहुत सारी राशियां हैं जो कि सदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं। इनमें से किसी भी राशि को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको खुद अंदर से लगेगा कि हमको डायरेक्शन बतानी ही चाहिए परिमाण के साथ साथ। जैसे वेक्टर क्वांटिटी का अगर सबसे अच्छा और सबसे आसानी से बच्चों को समझ में आने वाला एग्जाम्पल है तो वह है फोर्स का एग्जाम्पल। आपकी कार स्टार्ट नहीं हो रही है, आप 10 लोगों को बुलाए और बोले कार पर फोर्स लगाइए 50 न्यूटन, लेकिन आपने बताया नहीं कि किस तरफ से लगाना है। तो सारे लोग मिलकर के, कुछ लोग इधर से लगाएंगे, कुछ लोग इधर से लगाएंगे और आपकी कार को पिच्चा कर देंगे। आपको क्या करना था? आपको तो कार स्टार्ट करनी थी, पर आपने क्या बताया, क्या बताना भूल गए। आपने ये तो बता दिया 50 न्यूटन का फोर्स चाहिए, तो 10 लोग आए, 5-5 न्यूटन सबने लगाया, 50 न्यूटन फोर्स तो मिल गया आपको, पर डायरेक्शन ना बताने का ये नतीजा निकला कि आधे लोगों ने इधर से लगा दिया, आधे लोगों ने इधर से लगा लिया, और आपकी जो इतनी बड़ी कार थी अब इतनी छोटी रह गई केवल। फिर आप रोने लगे। समझ रहे हैं क्यों? बहुत महंगी आती है। तो आपने क्या नहीं कहा? आपने उनको ये नहीं कहा कि डायरेक्शन नहीं बताई। तो फोर्स के साथ हमको क्या बताना बहुत जरूरी है। हम सबको अगर पहले ये बता दिए होते कि मुझे सब लोग 5-5 न्यूटन लगाइएगा और सब लोग इधर से लगाइएगा, इधर की तरफ से सारे लोग धक्का दीजिए, तो आगे की तरफ कार जाती है और उसको स्टार्ट कर लेते हैं, पिक्चर तो नहीं होती, कम से कम बच जाती। तो फोर्स के साथ आपको अभी लग रहा है कि डायरेक्शन बताना बेहद जरूरी है। इसके साथ अगर डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कोई भी पिंड आपका ऐसे रखा हुआ है कहीं पर, ऐसे हमने कहा फोर्स लगाइए। अब अगर आप फोर्स इधर से लगा देंगे, इधर से लगा देंगे, तो ये थोड़ी दूर बाद चल करके यहां पर आ जाएगा। अगर आप इस पर फोर्स इधर से लगा देंगे तो थोड़ी दूर के बाद चल करके ये यहां पर आ जाएगी। अगर अप साइड डायरेक्शन पे लगा देंगे तो थोड़ी देर बाद चलकर ये यहां पहुंच जाएगा। नीचे की तरफ लगा देंगे तो ये थोड़ा ऐसा कंप्रेस हो जाएगा। तो फोर्स लगाने का, हर बार फोर्स लगाने का नतीजा अलग अलग मिलेगा आपको। इसलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके साथ डायरेक्शन आपको बताना ही चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमने बात की कि भौतिक राशियां, लेकिन मैं आपको बताऊं मैथमेटिक्स में इसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर हमने क्यों बताया, क्यों समय बर्बाद किया? क्योंकि हम आपको याद दिलाना चाहते थे कि सदिश और अदिश स्टार्ट कहां से हो रहा है, कहां से लाए हम इसको। ठीक है, तो ये अदिश और सदिश राशियां। अब इसके बाद जो अगला आर्टिकल हम पढ़ना चाहते हैं, इसमें वो देखना चाहते हैं कि क्योंकि सदिश में परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम इसको प्रदर्शित करना चाहते हैं। इसमें परिमाण ही केवल नहीं है, इसके साथ दिशा भी है, तो हम उसको प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है ये हमको देखना है, उसको प्रदर्शित कैसे करना है। यहां से आपकी मैथमेटिक्स से रिलेटेड पढ़ाई स्टार्ट होगी। यहां पर आपने क्या सीखा कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। अब वेक्टर को लेकर चलेंगे और सबसे पहले इसका प्रदर्शित करना सीखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप इसे नोट करिए, फिर हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज का। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ले रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का हमारा तरीका क्या है। सबसे पहले मैं बताऊं एक्चुअली वेक्टर होता क्या है। वेक्टर का सीधा सीधा मीनिंग है बुआ, आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। वेक्टर का सीधा सीधा मीनिंग है
अ डायरेक्टेड लाइन। अगर सबसे सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूंगा, वेक्टर मींस अ डायरेक्टेड लाइन, एक ऐसी लाइन जिसके पास डायरेक्शन है, समझ रहे हैं, उसको वेक्टर कहा करेंगे हम। जैसे आपने मैथमेटिक्स में अभी तक लाइन खींची है, लाइन ही नहीं खींची, इनफैक्ट लाइन सेगमेंट आपने खींचा है, जिससे आप बोला करते थे रेखाखंड। याद आ रहा है कुछ आपको? तो आपने अभी तक मैथमेटिक्स में रेखाखंड खींचे हैं, लाइन सेगमेंट्स खींचे हैं, पर अब वही लाइन सेगमेंट खींचेंगे, पर उस लाइन सेगमेंट के साथ हम उसमें एक डायरेक्शन भी दे दिया करेंगे। तो वेक्टर मींस सिंपली अ डायरेक्टेड लाइन। कोई भी लाइन ऐसी खींचेंगे, कोई भी लाइन सेगमेंट ऐसा बनाएंगे जिसमें हम डायरेक्शन को भी दिखा देंगे, और डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम एरो का इस्तेमाल करा करेंगे। हम उसमें एक नोक लगा देंगे, उससे वो डायरेक्शन हमको दिख जाया करेगी, फिर उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम वेक्टर बोल देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप थोड़ा सा देखिएगा, मैंने ये एक लाइन बना दी और इसका नाम हमने रख दिया ए बी, तो क्या ये वेक्टर है? आंसर इज नो, दिस इज नॉट वेक्टर, दिस इज ओनली द लाइन सेगमेंट। ये केवल और केवल क्या है? ये केवल और केवल लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट मतलब रेखा खंड है केवल, ये वेक्टर नहीं है। तो फिर वेक्टर किसको बोलेंगे? आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर दैट वेक्टर मींस अ सिंपली अ डायरेक्टेड लाइन, अ लाइन विच हैज सम डायरेक्शन। ये देखिए, मैंने एक लाइन बनाई, इसका भी नाम ए बी ही है, पर मैंने इसके यहां ऐसा कर दिया। केवल ये नहीं होने से ये लाइन सेगमेंट है, और केवल ये हो जाने से नाउ दिस इज वेक्टर। अब इसका नाम क्या हो गया? अब इसका नाम हो गया वेक्टर। तो लाइन सेगमेंट और वेक्टर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? अभी आपको समझ में आ गया? ठीक है, ओके। वेक्टर में कुछ चीजें आपको समझनी है। देखिए, ये जो पॉइंट होगा वेक्टर का, इस पॉइंट को हम बोला करेंगे इनिशियल पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट। हिंदी में आप इसको कह सकते हैं प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु, समझ आई बात आपको? ये जो पॉइंट होगा ये वाला, इसको हम बोला करेंगे टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट, या हिंदी में आप कह सकते हैं अंतिम बिंदु। ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में हम इसी पॉइंट को वेक्टर का टेल भी कहते हैं, और इस पॉइंट को हम वेक्टर का हेड भी कहा करते हैं। ठीक है, वो भी सही है। समझ आया आपको? तो ये इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, ये वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है, अंतिम बिंदु है। इसे हम टेल भी कहते हैं और उसे हम हेड भी कहते हैं। ये वेक्टर है। लिखने का तरीका, ये तो बनाने का तरीका हुआ, लिखने का तरीका क्या होगा वेक्टर के? इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा तो राइटिंग में मैं ऐसे लिखूंगा इसको, ए बी। हमेशा याद रखिए, टेल से हेड की ओर ही आपको लिखना है। टेल वाला पॉइंट पहले लिखा जाएगा, हेड वाला पॉइंट बाद में लिखा जाएगा, और उसके साथ ए से बी की तरफ ऐसा एक वेक्टर बना देंगे। क्यों? ए से बी की ओर। देखिए, ए से बी की ओर तीर बना है ना, तो अभी भी ए से बी की ओर ही तीर बनेगा। ये उसको लिखने का तरीका हो गया वेक्टर को, ये फिगर, और ये उसको लिखने का तरीका, उसको रिप्रेजेंटेशन का मेथड। अगर यही वेक्टर हम ऐसे बनाते, ये ए होता, ये बी होता, और हम ऐसे लिख दिए हो, ऐसे एक छोटा सा तीर यहां लगा दिए होते, ठीक है, तो क्या ये वेक्टर है कि नहीं है? पहले तो ये बताओ, सोच लो, फिर बाद में मत कहना कि हमसे गलती हो गई। है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट में एक एरो लग गया ना छोटा सा, फिर ये लाइन सेगमेंट, ये वेक्टर बन गया।
ये क्या कहा जाएगा, इसका टेल कही जाएगी, इनिशियल पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे या टर्मिनल पॉइंट बोलेंगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए बी या बी ए, इसको बी ए लिखे करेंगे और बी से ए की ओर एरो का निशान लगेगा, बी से ए की ओर देखो एरो का निशान लग जाएगा। नहीं समझ में बात आई? तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का हमारा तरीका है। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड और भी यूज किया जाता है आपकी मैथमेटिक्स में। क्या मेथड यूज करते हैं, ये अभी हम रिप्रेजेंट करने के लिए दो अक्षरों का यूज करते हैं। सिंगल लेटर भी इसके लिए यूज किया जा सकता है। जैसे हमने बोल दिया ये है वेक्टर ए, ऐसे तो भी सही है। आगे से हम ऐसा भी लिख सकते हैं और हम इस तरीके से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये भी हमारा एक मेथड है। हम सिंगल लेटर से यूज कर लेंगे, वेक्टर ए से इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब बताइए ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? ठीक। इसी में एक छोटी सी चीज और भी मैं लेना चाहता हूं, उसके बारे में भी हम बता देते हैं। मैग्नीट्यूड, परिमाण, दो चीजें होती है ना वेक्टर के पास, एक दिशा और दूसरा परिमाण। अभी हमने दिशा की तो खूब बात कर ली कि अगर ऐसे बना तो ये डायरेक्शन है, फिर ये डायरेक्शन है, लिखना कैसे उसको भी मैंने बता दिया। परिमाण की बात कर लेते हैं, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए बी, अगर कोई वेक्टर ए बी है तो उसके परिमाण को कैसे लिखा जाएगा। उसके परिमाण को लिखने के लिए हम ऐसे मॉड्यूलस का साइन यूज करते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है मापांक। तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए बी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऐसे लिखा गया है तो, अगर ऐसे लिखा गया है तो इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा थोड़ा सा बदल जाएगा, ऐसे कर लेंगे। समझ आ रहा है आपको? नहीं समझ में आया? अच्छा, इसी को आपकी मैथमेटिक्स में इसी को ना ऐसे भी लिख दिया करते हैं, केवल ए भी लिख कर रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये भी आपको फिजिक्स में बताया गया होगा, आपके टीचर ने खुद बताया होगा कि ये भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ये भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है, मैं उसका डिफरेंस बताता हूं, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। एक छोटा सा डिफरेंस ये है, ये भी वेक्टर ए के परिमाण को प्रदर्शित करता है, ये भी वेक्टर ए के परिमाण को प्रदर्शित करता है। दोनों में फर्क कितना है कि ये लिखना आसान है, इसको लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है। ए बनाओ, फिर ऊपर तीर लगाओ, अगल बगल दो लकड़ियां लगाओ, ये सब करते घूमो इस पे। इसमें कुछ नहीं करना, सिंबल बना दो, काम खत्म। तो ये कन्वीनियंट है, सुविधाजनक है, बनाना आसान है उसका। लेकिन अब आप ये बोल सकते हो कि सुविधाजनक तो है, पर क्या सही है? बढ़िया कौन है, अच्छा कौन माना जाएगा, ये बताइए। तो आंसर है अच्छा तो फिर यही है। क्यों? क्योंकि ये परिमाण को व्यक्त करता है, ये भी परिमाण को व्यक्त करता है। जब हम इसको देखते हैं ना, जब हम इसको देखते हैं तो हम आपको बता सकते हैं कि ये परिमाण है, लेकिन ये परिमाण किसी वेक्टर का परिमाण है क्योंकि इसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है। लेकिन जब आप इसको देखते हैं ना, हम आपको ये तो बता सकते हैं कि ये परिमाण है, बट आई डोंट नो कि ये परिमाण वेक्टर का है या ये परिमाण स्केलर का है, क्योंकि परिमाण तो स्केलर के पास भी होता है और परिमाण वेक्टर के पास भी होता है। कुछ बात समझ आई मेरी आपको? मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको? नहीं आ रहा है समझ में? आया? ये भी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, ये भी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। दिस इज कन्वीनियंट बट नॉट एक्यूरेट। ये सुविधाजनक है पर एक्यूरेट नहीं है, ये एक्यूरेट है पर सुविधाजनक नहीं है। अब क्योंकि ये सारी चीजें ना, ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं, हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, पढ़ाने वाला भी जानता है, पढ़ने वाला भी जानता है, इसलिए इसी को यूज कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जब हम इसको यूज करेंगे आपके मन में एक बात स्ट्राइक करेगी कि देखो कर सकते हैं, आसान है इसलिए, बाकी एक्यूरेट तो भाई यही है, देखो यार, पर हम कर दिया करेंगे इससे भी। ओके, मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर ले रहे हैं उसका मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है उसका?
ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया कि किसी वेक्टर का परिमाण आप ऐसे प्रदर्शित करोगे। व्हाट इज द मीनिंग? मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या है आखिरकार? तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मीनिंग होता है लेंथ ऑफ दैट वेक्टर। लेंथ ऑफ दैट वेक्टर, और यहां पर ए बी है तो लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर की लेंथ लेंगे हम यहां पर। ठीक है, तो जैसे हमको वेक्टर बना के दे दिया जाए और बोला जाए इसका परिमाण बताइए, तो हम क्या कर लेंगे? हम इसकी लंबाई को नाप लेंगे, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नाप लेंगे, जितना आएगा 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये प्रदर्शित करने का तरीका है, ये एक्चुअल मीनिंग है कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, ये उसका मीनिंग है। नहीं समझ में बात आई आपको? तो इस तरीके से हमने क्या सीखा इस वाले पॉइंट पे? इस पे हमने एक वेक्टर क्या होता है ये सीखा। वेक्टर इज सिंपली अ डायरेक्टेड लाइन। अगर आपने एक लाइन बना के छोड़ दी है तो दैट इज ओनली अ लाइन सेगमेंट, दैट इज नॉट वेक्टर। ये हमने बना के छोड़ दिया, इसमें किसी भी तरफ एरो बिठाया नहीं है। हम चाहे इधर भी बिठा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने नहीं लगाया, इसलिए ये वेक्टर नहीं बन सकता। ये लाइन सेगमेंट है, एक रेखाखंड है। अब वैसा ही लाइन सेगमेंट बना के हमने एक एरो लगा दिया इस पर छोटा सा, अब ये वेक्टर बन गया। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास तरीके हैं, सिंगल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम उसको। उसके बाद परिमाण को रिप्रेजेंट, परिमाण का मतलब क्या होता है? तो किसी भी वेक्टर का परिमाण का मतलब है उस वेक्टर की लेंथ कितनी है, वो जो डायरेक्टेड लाइन है उसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ये उसका बन जाएगा मैग्नीट्यूड। प्रदर्शित करने का ये भी तरीका है, अगर ऐसे लिखा जा रहा है तो, और अगर ऐसे लिखा जा रहा है तो ये तरीका है। हम पढ़ाई को और इजी बनाने के लिए बार बार मुझे एक के साथ वेक्टर फिर दो लाइनें लगाना हमें बार बार डिफिकल्ट लगता है, इसलिए हमने और भी एक अच्छा तरीका ढूंढ लिया कि हम ये वाला यूज कर लिया करेंगे। हम सब जानते हैं कि ये अच्छा क्रम है पर सुविधाजनक तो है ना, और हमारी जो स्टडी होती है हमारे सारे काम आसान कर बनाने के लिए तो करी जाती है। आप पढ़ाई किस लिए करते हैं? आप ना पढ़ के भी जिंदगी पार कर सकते हैं, आप पढ़ लिख कर भी जिंदगी पार कर सकते हैं, पर हमेशा आपसे बोला जाता है, जब भी आप कोई काम गलत करते हैं ना, आपसे बोला जाता है अरे यार आप तो पढ़े लिखे थे, आपको तो सही से करना चाहिए था। इसका मतलब आज भी लोगों के मन में छाप बनी हुई है कि जो इंसान पढ़ा लिखा है वो काम सही से करेगा, सुविधाजनक तरीके से करेगा। जीने से आपको उतरना है, एक आदमी 4 जीना बचे, 5 जीना बचे, वहीं से कूद गया। पढ़ाई आपको ये नहीं सिखाती, ये तो हुसड़ापन है। फिर तो पढ़ाई आपको ये सिखाती है कि आप ऐसे काम करिए कि आप सेफ रहें और आसानी से आपके काम हो जाए। इसीलिए हमने जीना बनाया, नहीं तो 4 जीने नहीं बनाते ना, ऊपर से कूदने का तरीका बना लेते हैं हम तो, सब लोग कूदते वहीं से फिर तो। लेकिन हमारी पढ़ाई हमारा काम आसान करने के लिए होती है, तो हम सब जानते हैं कि ये आसान है, इसलिए हम इसी को यूज करना शुरू कर देते हैं। मन ही मन सबको पता है कि कैसा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, पर हम करते रहते हैं बिकॉज दिस इज कन्वीनियंट। आप प्लीज इससे नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या पढ़ना है हमको। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट आर्टिकल हम लेना चाहते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को हिंदी में कहा जाता है स्थिति सदिश। क्या होता है यह स्थिति सदिश? देखो सदिश लिखा है, इसके साथ एक बात तो क्लियर है कि यह भी क्या होगा, यह भी एक सदिश ही होगा। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पोजीशन वेक्टर होता किसका है। आंसर है पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का होगा, याद रख लीजिए। स्थिति सदिश हमेशा किसी न किसी बिंदु का होता है। अगर बिंदु का होता है तो ये सदिश है, तो कैसा सदिश है? बिंदु का है तो कैसा सदिश है? आंसर ये एक ऐसा सदिश है जिस भी बिंदु का होता है तो इस सदिश का जो टर्मिनल पॉइंट होता है वो तो उसी पॉइंट पर आके पड़ता है, लेकिन इसका जो इनिशियल पॉइंट होता है वो हमेशा ओरिजिन पॉइंट पर ही रहता है, मूल बिंदु पर ही रहता है। फिर से सुनिए हमारी बात, स्थिति सदिश सदैव किसका हुआ करेगा? किसी बिंदु का। अगर बिंदु का स्थिति सदिश होगा तो उसका इनिशियल पॉइंट कहां रहेगा, टर्मिनल पॉइंट कहां रहेगा? तो आंसर है उसका इनिशियल पॉइंट हमेशा ही कहां रहेगा? मूल बिंदु पर। मूल बिंदु पर।
प्रारंभिक बिंदु जो होगा वो हमेशा मूल बिंदु पर रहेगा, और टर्मिनल पॉइंट कहां रहेगा? हमेशा उस पॉइंट पर आएगा जिस बिंदु का स्थिति सदिश हम लोग निकाल रहे हैं। अगर हमने बोला कि बिंदु P का स्थिति सदिश, तो इनिशियल पॉइंट कहां जाएगा? मूल बिंदु पर। टर्मिनल पॉइंट कहां जाएगा? पॉइंट P पर आ जाएगा। अगर हमने बोला बिंदु A का स्थिति सदिश, तो इसका इनिशियल पॉइंट कहां रहेगा? मूल बिंदु पर। हमेशा इनिशियल पॉइंट विल बी ऑलवेज एट ओरिजिन, हमेशा ओरिजिन पर रहेगा। तो टर्मिनल पॉइंट कहां रहेगा? ए पर। इस प्रकार एक जो वेक्टर तैयार होगा वो वेक्टर को कहा जाया करेगा पोजीशन वेक्टर, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना? इसको मैं एक छोटा सा फिगर बनाता हूं, आप देखिए। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड सारा चीज है। इस तरफ हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इधर मान लेते हैं वाई एक्सिस, और इधर मान लेते हैं जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस परस्पर लंबवत होती हैं, तो इसे एक्स एक्सिस, इसे वाई एक्सिस, और इसे हम जेड एक्सिस मान लेते हैं। ये देखिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, आपका वेक्टर में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इस प्रकार का एक फिगर अधिकतर बन जाया करेगा, बनाया जाएगा। इसको भी आपको समझना है कि ये कैसे बनेगा। ये ओरिजिन पॉइंट रहेगा, इसको हम O मान लेते हैं। ठीक है? अब बाई चांस कहीं पर भी मान लो कि यहां पर एक पॉइंट है P, अगर हम इससे इसको मिला देते हैं, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट P है, क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है तो ये मान लेते हैं कि इस बिंदु P के निर्देशांक हैं x, y, z। बिंदु के निर्देशांक होंगे कोई ना कोई। त्रिविमीय ज्यामिति में बिंदु P के निर्देशांक हमने मान लिया x, y, z हैं। तो देखो ये जो वेक्टर है इसका टर्मिनल पॉइंट देखिए कहां पर है? पॉइंट P पर। इनिशियल पॉइंट इसका कहां पर है? O पर। इसलिए ये जो वेक्टर OP बना हुआ है ना, ये वेक्टर OP, ये वेक्टर OP एक स्थिति सदिश है। किसका? बिंदु P का स्थिति सदिश है। समझ में आया? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, जो बिंदु P का पोजीशन वेक्टर होगा, इसका इनिशियल पॉइंट मूल बिंदु पर होगा, और जो टर्मिनल पॉइंट है वो हमेशा उस बिंदु पर होगा जिस बिंदु का स्थिति सदिश आपको पता लगाना है। तो स्थिति सदिश, पहली चीज तो आपको क्या याद रखनी है? पहली चीज तो आपको याद रखनी है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश सदैव किसी बिंदु का होता है। जो स्थिति सदिश होता है वो हमेशा किसी न किसी पॉइंट का ही होता है। कैसा होता है? किसी भी बिंदु के स्थिति सदिश का जो प्रारंभिक बिंदु है वो मूल बिंदु पर रहेगा, और उसका जो अंतिम बिंदु होगा वो उस बिंदु पर पड़ जाएगा जाकर के। इसको भी मैं यहां नोट कर लेता हूं। किसी बिंदु P जिसका निर्देशांक x, y, z हमने माना है, किसी बिंदु P x, y, z का स्थिति सदिश, ऐसे लिख देते हैं K स्थिति सदिश, का की जगह K कर देते हैं। किसी बिंदु P x, y, z के स्थिति सदिश का प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु जिसे अंग्रेजी में इनिशियल पॉइंट कहा जाता है। प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट, सदैव
मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर तथा अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु जिसे हम टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। टर्मिनल पॉइंट उस बिंदु P पर होता है। उस बिंदु P पर होता है। ये होता है पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का। फिर से देखिए क्या लिखा गया है, किसी बिंदु P x, y, z के स्थिति सदिश का प्रारंभिक बिंदु यानी कि इनिशियल पॉइंट सदैव मूल बिंदु पर तथा अंतिम बिंदु अर्थात टर्मिनल पॉइंट उस बिंदु P पर हो जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट कहीं स्पेस में है, मूल बिंदु से हमने इसको ऐसे मिला दिया है, तो ये एक वेक्टर बना OP वेक्टर। OP वेक्टर बिंदु P का स्थिति सदिश होगा। OP वेक्टर बिंदु P का स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश होगा। अब तो आप समझ जाएंगे, अगर मैं पूछूंगा बिंदु A का स्थिति सदिश क्या होगा, जैसे बिंदु P का स्थिति सदिश OP है, तो बिंदु A का स्थिति सदिश क्या होगा, OA हो जाएगा। बिंदु Q का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा। बिंदु R का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, OR हो जाएगा। अभी आपको समझ आ रहा है, ठीक है। यहां पर फिलहाल ये जो XYZ है बिंदु P, इसका स्थिति सदिश OP जो आया है, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। आप एक चीज देखिए, ये कहां से आ गया, बड़ा सिंपल है। आपने क्लास 11th में फिजिक्स में एक चीज पढ़ी होगी कि अगर किसी बिंदु के निर्देशांक x, y, z है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उस बिंदु पर पहुंचने के लिए हमें x अक्ष की दिशा में x दूरी, y अक्ष की दिशा में y दूरी और z अक्ष की दिशा में z दूरी चलनी पड़ी है, तब जाकर हम उस पॉइंट पर पहुंचे हैं। ऐसे ही ये पॉइंट कहीं स्पेस में है। देखो इस चित्र को आप देखोगे तो आप कम, मैंने बोला था ना आपको अपनी इमेजिनेशंस बढ़ानी पड़ेंगी, आपको कम चीजें समझ में आएंगी। आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, आप कहीं पर जहां पर बैठे यहीं पर आप देख लीजिए, यहीं पर आप देखिए, किसी भी एक जगह को आप इमेजिन करना स्टार्ट कर लीजिए। जैसे ये वाला कॉर्नर देखिए, आप ये वाला कॉर्नर आप देख लीजिए, या इस वाले कॉर्नर को आप याद करिए, जिस जहां से आपको लगता है समझ पाएंगे। अगर उससे समझ सकते हैं, वो वाला मान लीजिए y एक्सिस है, आपकी तरफ वाला। ऊपर वाला ये कौन सा है, z एक्सिस, और इधर की तरफ ये कौन सा चला गया, x एक्सिस। समझ आया। अब आपकी तरफ y अक्ष है, ऊपर की तरफ z अक्ष है, इधर की तरफ x अक्ष है। यहां पर कहीं पॉइंट P है, हो सकता है यहां पर, ये है पॉइंट P जिसका जिक्र हमने यहां किया है। अब यहां पहुंचने के लिए आप मूल बिंदु पर खड़े हैं, उस कोने पर आपको यहां तक जाना है। आप देखो कहां कहां आपको चलना पड़ेगा। हम x अक्ष की तरफ थोड़ा चल के आए, पहले x दूरी x अक्ष की तरफ चल के आए, फिर y अक्ष की तरफ चल के आए, यानी कि उधर की तरफ। पहले x अक्ष की तरफ चल के आए, फिर y अक्ष की तरफ चल के आए, तो क्या बिंदु P पर पहुंच गए आप? नहीं, अब आपको ऊपर की तरफ थोड़ा आना पड़ेगा और अब आप यहां पर आ जाएंगे। तो थोड़ा x अक्ष की तरफ चले, थोड़ा y अक्ष की तरफ चले, थोड़ा z अक्ष की तरफ चले और इस पॉइंट पर जाकर पहुंच गए। तो ये P है, तो OP कहां है? ये लाइन OP है। मूल बिंदु से सीधे इस लाइन को मिला दीजिए, ये लाइन OP बन जाएगी। इसको बोलेंगे स्थिति सदिश बिंदु P का। नहीं समझ आ रही है बात? तो ये थोड़ा ना आपको अपने माइंड में इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ी कल्पना तो करनी पड़ेगी अभी आपको। जब भी ऐसा कोई फिगर आए आप तुरंत याद करिए, ऐसा एक बना होगा कॉर्नर, फिर उसमें y एक्सिस, x एक्सिस, z एक्सिस होगी। यहां पर अगर एक पॉइंट P है तो OP कहां पर पड़ेगा? ये वाली लाइन OP हो जाएगी। मूल बिंदु से सीधे जो बिंदु P को मिलाएगी ये OP बिंदु हो जाएगा, OP वेक्टर बन जाएगा और ये उसका सदिश हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर बिंदु x, y, z है तो ये वेक्टर OP की वैल्यू आ जाया करेगी। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना। ये तो बता ली हमने स्थिति सदिश की बात, क्योंकि मैग्नीट्यूड हम पढ़ चुके हैं किसी सदिश का, इसलिए हम चाहते हैं कि इसका भी मैग्नीट्यूड आपको बताया जाए। इसका मैग्नीट्यूड, हाँ एक चीज हम और आपको बता देते हैं। स्थिति सदिश की जब बात आई है तो एक चीज मुझे और याद आ रही है, मैं आपको बता देना पसंद करूंगा कि बिंदु P क्या है। आंसर है इस स्पेस में स्थित कोई भी पॉइंट हो सकता है बिंदु P, कोई भी पॉइंट हो सकता है बिंदु P। उसके स्थिति सदिश को हम OP से लिख रहे हैं। एक रिप्रेजेंटेशन इसका और बनाया गया है, उससे भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। स्पेस में स्थित किसी भी बिंदु के स्थिति सदिश को प्रदर्शित करने का हमने एक तरीका और एडॉप्ट किया हुआ है, और वो तरीका क्या है? वो तरीका है कि हम उसे वेक्टर R से लिख दिया करेंगे। स्पेस पर स्थित, आपको याद है ना, किसी भी वेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए या तो हम AB वेक्टर लिखते हैं, या तो हम वेक्टर A भी तो लिख सकते हैं, सिंगल लेटर लिख के उसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे। तो ये सिंगल लेटर लिखकर उसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे। स्पेस में स्थित किसी भी बिंदु के स्थिति सदिश को प्रदर्शित करने का ये भी हमारा एक तरीका है। तो आगे हम कहीं पर भी इस तरीकों को भी यूज किया करेंगे। नहीं समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, अच्छा मैग्नीट्यूड की बात करेंगे अब हम। मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, बिंदु P के स्थिति सदिश का परिमाण। बिंदु P के स्थिति सदिश को किससे लिखते हैं? OP से। तो इसके परिमाण को कैसे प्रदर्शित करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ OP, मॉड्यूलस ऑफ OP। हम चाहें तो इसे मॉड्यूलस ऑफ R से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको वेक्टर R से भी तो रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर ये वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा? कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज आपने क्लास 11 में फिजिक्स से भी तो लिया था, उसके बेसिस पर बताइए। अगर कोई वेक्टर x का i कैप है, ये i कैप, j कैप और k कैप क्या है पता है आपको? i कैप है x अक्ष की दिशा में इकाई सदिश, j कैप है y अक्ष की दिशा में इकाई सदिश, और k कैप है z अक्ष की दिशा में इकाई सदिश। तो अगर कोई वेक्टर ऐसे लिखा है तो उसका परिमाण कैसे निकाल सकते हैं? उसका मॉडुलस कैसे निकाला जा सकता है? उसका मॉडुलस निकाला जाता है अंडर रूट i के गुणांक का स्क्वायर x स्क्वायर, j के गुणांक का स्क्वायर y स्क्वायर, k कैप के गुणांक का स्क्वायर z स्क्वायर। इस तरीके से हम स्थिति सदिश का मॉड्यूलस भी निकाल सकते हैं। तो याद रख लीजिए, किसी भी बिंदु के निर्देशांक, कोई भी बिंदु स्पेस में है, उसके निर्देशांक x, y, z हैं, उसके स्थिति सदिश को हम x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप से लिखेंगे। उसके मैग्नीट्यूड को अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर से लिखेंगे, और ये सारी चीजें आ गई। इसकी समझ आया कि नहीं? आपको आया है? आया। तो ये हुआ आपका पोजीशन वेक्टर और पोजीशन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही है। हम चाहे तो इसी को और क्या लिख सकते हैं? R भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कैसे मालूम? सिंगल लेटर में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जैसे वेक्टर A लिखा था, तो फिर बाद में हमने बोला सुविधाजनक है, उसको A भी लिख सकते हो, तो हम R भी लिख सकते हैं इसको केवल। नहीं समझ में आ रही है बात? इस तरीके से। इसके बाद हमको इस लेसन में जो पढ़ना है और भी बढ़िया चीज है, वो है डायरेक्शन कोसाइंस किसको कहेंगे? दिक कोज्याएं क्या होती हैं? दो चीजें, दिक कोज्याएं और दिक अनुपात, दो चीजें हमको पढ़नी है। लेकिन अब उनको पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास में, पढ़ लेते हैं, ठीक है? नहीं तो आपको लेट हो जाएगा। तो दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिस तरीके से जब आपने क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन स्टडी की थी, सरल रेखा आपने स्टडी की थी ना, उसमें आप एक चीज पढ़ा करते थे, प्रवणता बोलते थे, स्लोप झुकाव कहा करते थे। वैसे ही यहां पर दिक कोज्याएं हैं और दिक अनुपात हैं। क्या होते हैं ये सब?
इसको अब हम लोग स्टडी करेंगे अगली क्लास में। क्या आज आपको जितना बताया गया है उतना समझ आ रहा है ये अभी तक? ठीक है, तो कल दिक् कोज्या, दिक् अनुपात और छोटी मोटी चीजें, एक फ्री वेक्टर हमको पढ़ना पड़ेगा और बड़ा आसान है सारा कुछ। दिक् कोज्याओं में क्या रिलेशन है ये हमको देखना है। बस 2-3 चीजें बची हुई हैं उनको पढ़ेंगे और इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज पर हम लोग आ जाएंगे फिर। बहुत इजी है वेक्टर, बस थोड़ी सी इमेजिनेशंस और ये थोड़ी सी चीजें जो मैं बताई गई हैं उनको आपको याद रखना है और फिर देखिएगा कैसे बड़ी आसानी से इसके क्वेश्चंस लगते चले जाएंगे। तो आज मैथमेटिक्स में तो रख लेते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे पर अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।